प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अब प्रक्षेप्य गति में हम लोग देखेंगे कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कितना होता है, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी होती है और प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर हम ड्रा करेंगे। मान लिया कि कोई भी प्रोजेक्टाइल बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है। तो यह ऐसे जाएगा, क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर फेंका जा रहा है, थीटा डिग्री के कोण पर फेंका जा रहा है। तो इस वेग u के दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक इधर की ओर और दूसरा यहां से इसका ऊर्ध्वाधर घटक, दूसरा इसका वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, u साइन थीटा, और वेग का क्षैतिज घटक u कॉस थीटा। वेग का क्षैतिज घटक u कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा। यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, किसी पिंड को फेंका गया है और यहां पर पहुंचते पहुंचते फिर यह नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है। तो यहां पर यही क्या है, महत्तम ऊंचाई है। O, इस बिंदु को ले लेते हैं A और इस बिंदु को ले लेते हैं B। तो पहले यहां पर देखेंगे आप कि उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम क्या होता है। फ्लाइट टाइम को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। फ्लाइट टाइम क्या होगा, जैसे किसी पिंड को बिंदु O से फेंका गया, बिंदु O से फेंका गया तो वह जितने समय तक हवा में रहा उस समय को टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात कोई पिंड जितने समय तक हवा में रहता है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। मीन्स जब यहां से किसी पिंड को फेंकेंगे तो यह ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। बताया गया था कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो जो पिंड फेंका जाएगा वह परवलयाकार पथ पर ऐसे आगे बढ़ते हुए फिर B पर पृथ्वी से जाकर टकराएगा। तो यहां से यहां पहुंचने में ऐसे ऐसे पिंड चलेगा, यहां से बिंदु O से B तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वही इसका क्या हो जाएगा, उड्डयन काल हो जाएगा, फ्लाइट टाइम हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखेंगे यहां पर बिंदु A क्या है, महत्तम ऊंचाई वाला बिंदु है। जब यहां से हम किसी पिंड को फेंकेंगे तो यह धीरे धीरे कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और एक निश्चित बिंदु के बाद पुनः वह पिंड नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। तो यानी यही बिंदु A क्या है, उच्चतम बिंदु है और यहां से इस हॉरिजॉन्टल से इस बिंदु को ले लेते हैं C। तो C से लेकर A तक की ऊंचाई ही क्या है, अधिकतम ऊंचाई है, महत्तम ऊंचाई है। इसको कैपिटल H से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो गया कि बिंदु O से फेंका गया पिंड को B तक पहुंचने में जितना समय लगा वह उसका क्या हो गया, उड्डयन काल हो गया। और उसके बाद महत्तम ऊंचाई क्या हो गया कि पिंड को फेंकने के बाद पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया वह उसकी महत्तम ऊंचाई हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है इसका रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि पिंड जहां से फेंका गया और जहां पर जाकर गिरा, O से फेंका गया और B पर जाकर गिरा,
तो O से लेकर B तक की क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको R से प्रदर्शित करते हैं। R मीन्स रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन बातें ध्यान देने योग्य है और तीन फार्मूला यहां पर डिराइव किया जाएगा। पहला क्या? उड्डयन काल के लिए फार्मूला कैपिटल T के लिए। दूसरा क्या है? महत्तम ऊंचाई h के लिए। और तीसरा क्या है? क्षैतिज परास R के लिए फार्मूला। तीन फार्मूले डिराइव किए जाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले उड्डयन काल के लिए फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, सिद्ध करेंगे। अच्छा, यह देखिए, जितना समय पिंड को O से A तक पहुंचने में लगेगा उतना ही समय A से फिर B तक पहुंचने में लगेगा। क्योंकि O से A तक जितना समय लगेगा उतना ही समय A से फिर B तक नीचे गिरने में भी पिंड को लगता है। दोनों समय क्या होता है? बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बिंदु O से A तक पहुंचने में लगा समय निकालेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? उड्डयन काल आ जाएगा। अब देखेंगे O से A तक पिंड गति कैसे करेगा। O से A तक पिंड कितनी ऊंचाई प्राप्त कर रहा है? h ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। तो प्रक्षेप गति में होता क्या है? जब पिंड महत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो u sin थीटा है वह 0 हो जाता है और प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक सदैव स्थिर रहता है, यह कभी बदलता नहीं है। तो यहां पर उच्चतम बिंदु पर जो वेग का क्षैतिज घटक है वह u cos थीटा ही रहेगा, परंतु जो ऊर्ध्वाधर घटक है u sin थीटा वह बिंदु A पर आकर 0 हो जाएगा। तो बिंदु O से A तक की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए यहां पर लिखेंगे बिंदु O से A तक की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए देखेंगे प्रारंभिक वेग कितना है ऊपर की ओर। जब बिंदु O से फेंका जा रहा है तो ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग कितना है? u sin थीटा है। और जब यहां पहुंच जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऊपर जा रहा तो गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा? -g लगेगा। तो यहां पर देखिए फार्मूला लगाएंगे के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए फार्मूला लगेगा। देखेंगे लगाएंगे फार्मूला तो v इक्वल टू u माइनस जी टी। फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी से। यह क्या है? यह फार्मूला है, यह सूत्र है। यह क्या है? सूत्र है। इसी सूत्र में मान रखेंगे तो v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। तो O से A तक की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए तो प्रारंभिक वेग u sin थीटा हो जाएगा और अंतिम वेग यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर v की जगह रखेंगे 0। यहां पर याद रखें v की जगह क्या रखेंगे? 0 इक्वल टू कितने वेग से ऊपर की ओर जाएगा? u sin थीटा वेग से जाएगा। तो u sin थीटा माइनस जी टी। तो gt को इस साइड में ले लेंगे तो gt इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा और t इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपान g। ए क्या आया? O से A तक पहुंचने में लगा समय, इतना ही समय A से B तक पहुंचने में भी लगेगा। तो पूरा उड्डयन काल क्या हो जाएगा? इसी में 2 का गुणा कर लेंगे। लिखेंगे अतः पिंड का उड्डयन काल फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू स्मॉल t, तो 2u sin थीटा अपान g। t इक्वल टू 2u sin थीटा अपान क्या? स्मॉल g। यही फार्मूला आ गया किसका?
उड्डयन काल का। यही फार्मूला किसका है? उड्डयन काल का है। अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे। अगला क्या है? महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट का। टॉपिक जो है वह है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई या प्रक्षेप की ऊंचाई। इसको कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। और प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगा? जैसे बिंदु ओ से फेंका गया है तो वह जब ऊपर की ओर जाएगा तो एक निश्चित बिंदु के बाद पुनः वह नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब प्रोजेक्टाइल बिंदु ओ से चलता है तो ए तक पहुंचते पहुंचते इसका जो ऊर्ध्व वेग है वह शून्य हो जाता है और पिंड बिंदु ए से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितना है? एच है। ए से लेकर सी तक की ऊंचाई को ही प्रक्षेप की ऊंचाई या प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई कहते हैं। इसको एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई एच ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओ से ए तक की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए, ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सूत्र देखेंगे क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच। ये सूत्र है, इसी सूत्र में मान रखना होगा। तो जब पिंड बिंदु ए तक पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग शून्य हो जाएगा और प्रारंभिक वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? u साइन थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2g एच। 2g एच को इधर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एच आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यह फार्मूला बन गया। इसको बनाएंगे इक्वेशन 2। अब प्रक्षेप द्वारा ये प्राप्त ऊंचाई है। अब महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। और साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। तो साइन थीटा का मान 1 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए एच मैक्स, अधिकतम ऊंचाई के लिए एच मैक्स बराबर कितना होगा? तो यहां पर जरा देखेंगे यू स्क्वायर साइन, यहां पर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी महत्तम ऊंचाई प्राप्त होगा। तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। तो एच मैक्स आएगा, एच मैक्स मीन्स अधिकतम ऊंचाई, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहां पर हो जाएगा यह यू स्क्वायर अपॉन 2g। यही सूत्र आ जाएगा अधिकतम ऊंचाई का। इसका मतलब यह हुआ कि पिंड को थीटा कोण से जो फेंका गया अब 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाएगा। यानी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जैसे पिंड को ऐसे क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक रहे थे, तो यहाँ पर यह जो ऊंचाई ऐसे पिंड जा रहा था, यहाँ पर ये जो ऊंचाई था उसको हमने एच से प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। लेकिन महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आपको 90 डिग्री के कोण पर यानी सीधा पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे फेंकना पड़ेगा। तो अब पिंड क्या करेगा? अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और उसका मान होगा एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब तीसरा जो टॉपिक आता है वह प्रक्षेप द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास। तो यहां पर अब जो तीसरा टॉपिक अब हम लोग देखेंगे कि क्षैतिज परास, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास का मान कितना आता है। तो यहां पर जरा देखें,
क्षैतिज परास। तीसरा जो टॉपिक है वह है क्षैतिज परास। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा? तो देखेंगे क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य का वेग सदैव u cos थीटा होता है, यह कभी बदलता नहीं। और O से B तक पिंड को जाने में समय कितना लगेगा? उड्डयन काल के बराबर। तो O से B की दिशा में चली गई दूरी, तो यहां पर लिखेंगे O से B तक की क्षैतिज गति के लिए, देखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या? R इक्वल टू क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। R क्षैतिज वेग कितना है? u cos थीटा इंटू उड्डयन काल कैपिटल T की वैल्यू है 2u sin थीटा अपान g। तो R इक्वल टू हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान g। और इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखें, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक में लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा g। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है। इसलिए यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी, देखेंगे यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी, तो R इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। यह इक्वेशन 3 बना। अब यहां पर जरा देखें, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए पिंड को कितने डिग्री के कोण पर फेंकना पड़ेगा? तो यहां पर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अधिकतम मान के लिए यहां पर लिखेंगे अधिकतम परास के लिए, यहां पर साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा बराबर 1, और यह 1 कब होगा? जबकि इसका मान साइन 90 के बराबर हो। मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री, यानी अर्थात किसी पिंड को जब 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो वह सर्वाधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। तो अब अधिकतम परास कितना होगा? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, तो यह हो जाएगा R मैक्स, यानी अधिकतम परास इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90, जब यहाँ 45 रखेंगे तो 45 दूना 90 अपान g, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मीन्स R मैक्स इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपान g। इस तरह से यह R मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब अधिकतम परास का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे तोप से जब गोला दागा जाता है तो वह अधिकतम दूरी तक जाकर गिरे, इसके लिए गोले को 45 डिग्री के कोण पर छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि क्या है, लंबी कूद में खिलाड़ी को कितने डिग्री के कोण पर जंप लगाना चाहिए? तो क्षैतिज से अगर खिलाड़ी 45 डिग्री के कोण पर जंप लगाएगा तो वह क्या करेगा? लंबी कूद में सर्वाधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। इसी तरह से बंदूक से गोली दागते समय, बंदूक से गोली जब दागते हैं तो बंदूक को 45 डिग्री के कोण पर जब रखेंगे तो वह गोली सर्वाधिक दूर पर जाकर गिरेगा। तो इस तरह से अधिकतम परास का प्रयोग विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हम लोग कर लेते हैं। और अधिकतम परास कब मिलेगा? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर R मैक्स इक्वल टू
u²/g होता है। इसमें एक और भी टॉपिक आता है। अब एक ही परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। एक, अगर हम लोग थीटा कोण पर फेंक कर जितना परास r प्राप्त करते हैं उतना ही 90 - थीटा कोण पर फेंक कर भी उतना ही परास प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर एक और भी क्वेश्चन आता है कि एक ही परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप की दो दिशाएं होती हैं, एक थीटा होता है तो दूसरा 90 - थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर अब आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग कि एक ही परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। यहां पर जरा देखिए, एक रिमार्क लिखेंगे, इसके बाद एक रिमार्क लिखा जाएगा, एक ही परास प्राप्त करने के लिए, एक ही परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप की दो दिशाएं, प्रक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। प्रक्षेप की दो दिशाएं होती हैं, एक थीटा कोण पर तो दूसरा 90 - थीटा कोण पर। मतलब क्या हुआ? अगर 30 डिग्री के कोण पर किसी पिंड को आप फेंक रहे हैं और जितना परास प्राप्त करेंगे, क्षैतिज परास, यानी यह जितना परास प्राप्त करेंगे उतना ही परास 90 - 30 यानी 60 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो भी उतना ही परास प्राप्त होगा। तो इस पर भी कभी काल को क्वेश्चन आ जाता है